जादुई नदी के जादुई बीज। बहुत समय पहले की बात है। खुशीनगर गांव में सोना नाम की लड़की अपने माता पिता देवकी और राम के साथ रहती थी। देवकी और राम गांव में मजदूरी करके 4 पैसे कमाते थे। घर में गरीबी होने की वजह से दोनों अपनी बेटी को स्कूल में ना डाल सके, जिस वजह से उन्हें हमेशा ही इस बात का एहसास होता था। गांव के ज्यादातर बच्चे जब स्कूल जाते तो सोना भी स्कूल जाने की जिद करती। अपनी बेटी को ऐसे जिद करते हुए देखकर देवकी और राम की आंखें भर जाती। देवकी और राम घर में 4 पैसे मुश्किल से जोड़ पाते और इतने सारे खर्चे होने के बाद उनके पास कुछ पैसे बचते और इसी मजबूरी से दोनों पति पत्नी अपनी बेटी का एडमिशन स्कूल में ना करा सके। रोजाना देवकी और राम काम के सिलसिले से सुबह निकल जाते हैं। इस बीच सोना घर में कभी गिनती गाती तो कभी ABCD पढ़ती और शाम को घर वापस आते हैं। देवकी और राम का काम स्थिर ना होने की वजह से वो कभी मजदूरी करते तो कभी तालाब से मछलियां इकट्ठी करके बेचते। एक दिन की बात है, जब कहीं पर भी उन्हें मजदूरी नहीं मिलती तो वो अपनी बेटी को लेकर एक नदी के पास बैठ जाते हैं। बेटा, जिस तरीके से हम दाना डालेंगे और मछली पकड़ेंगे वैसे ही तुम इस टोकरी के पास बैठना और कोई भी मछली बाहर कूद ना पाए उसका ख्याल रखना। आज हमें कोई भी काम ना मिलने की वजह से यहाँ पर मछलियाँ इकट्ठी करने आना पड़ा और आज हम इन्हें बेचेंगे और इसी से हम कुछ पैसे कमाएंगे और फिर खाना खाएंगे। राम अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पर मछली इकट्ठे करने बैठा होता है कि तभी उसका दोस्त रमन वहाँ पर आता है। अरे भैया राम, अगर इस तरीके से यहाँ पर बैठकर मछली पकड़ते रहे तो तुम्हें मिल गई मछलियाँ और बेच ली तुमने। रमन भैया, मैं मछुआरा तो नहीं, लेकिन कभी कभार जरूरत पड़ने पर मुझे यहाँ पर आना पड़ता है और मेरे पास इतना सारा सामान कहाँ है कि मैं सारी तैयारी करके आ सकूँ। हमारे पास दाना होता है और 2 जाल होते हैं। एक जाल से मैं पकड़ता हूँ और दूसरे जाल से मेरी पत्नी। बैठे रहो यहाँ शाम तक और पकड़ते रहो मछलियाँ। मैं तो चला भैया। मैंने तो जल्दी आकर ढेर सारी मछलियाँ बीच नदी में घुसकर पकड़ ली। रमन की बातें सुनकर राम को थोड़ा बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ बैठे बैठे मछलियाँ पकड़ता है। बहुत बार जाल फेंकने के बाद भी उसके जाल में कुछ नहीं आता। तभी थोड़ी देर में रमन की पत्नी के हाथ में पकड़ा हुआ जाल भारी हो जाता है। सुनो जी, मुझे लगता है जाल में कुछ मछलियाँ आई है। क्यों ना हमें जाल निकाल कर देखना चाहिए। हो सकता है बड़ी बड़ी मछलियाँ फंस गई हो, इसलिए जाल भारी हो गया। राम जाल बाहर निकालता है तो उसमें ढेर सारा कूड़ा बाहर आता है। तभी सोना कहती है, पिताजी, हम इन जंगलों से सब्जियाँ तोड़कर भी तो बेच सकते हैं ना। ढेर सारी सब्जियाँ हैं यहाँ पर। माँ और मैं सब्जियाँ तोड़ लेते हैं और अगर आपको मछलियाँ मिले तो आप मछलियाँ भी ले आना। कह तो तुम ठीक रही हो बेटी, लेकिन जंगल में ऐसे ही तो सब्जियाँ नहीं उग गई। ये जरूर किसी की होगी और अगर उस इंसान ने हमें सब्जियाँ तोड़ते हुए देखा तो हमारा बहुत मजाक बना देगा। इसलिए सिर्फ मछलियों पर ध्यान दो। हमारी किस्मत में होगा तो हमें आज खाने को मिलेगा। घर में गरीबी होने के कारण राम मछलियाँ फंसने का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद फिर से जाल भारी होता है और राम खुश हो जाता है। लगता है जी आपके जाल में मछली फंस गई, तभी आप खुश हो। अरे देवकी, जल्दी आओ, आज तो लगता है बहुत सारी मछलियाँ फंस गई। इस बार राम के जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंसी होती है। राम जैसे ही जाल को बाहर निकालता है उसमें ढेर सारी छोटी मछलियाँ फंसी होती है। राम मछलियों को लेकर अपने परिवार के साथ उन्हें बेचने मार्केट में पहुँच जाता है। छोटी मछलियाँ होने की वजह से लोग उन मछलियों को लेने उसकी दुकान पर नहीं आते। पूरे बाजार में हर दुकानदार के पास ग्राहक होते हैं, लेकिन राम की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं होता है। तभी सोना अपना दिमाग दौड़ाती है और कहती है, मछली ले लो, मछली बढ़िया बढ़िया ताजी मछली। छोटी छोटी मछली के पकोड़े खाने का स्वाद ही अलग है। आओ और इन्हें ले जाओ अच्छे और सस्ते दामों में। अरे बेटा, हम आवाज लगा रहे हैं तो तुम आवाज क्यों लगा रही हो? अच्छे और सस्ते दाम पर तुमने अपने पिताजी से एक बार भी पूछा कि हम किस दाम पर मछली बेच रहे हैं? देवकी सोना को डांट रही होती है, लेकिन तभी उनके पास एक ग्राहक आता है और कहता है,
मुझे 1 किलो मछली दे दो। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और मुझे पकोड़े बनाने के लिए मछलियाँ चाहिए। 1 किलो मछली 400 रुपए की है साहब। 1 किलो मछली और 400 रुपए की, ये तो बहुत महंगी दे रहे हो। मैं तुम्हें 1 किलो मछली के 300 रुपए दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ, वरना मैं चला। अरे नहीं नहीं अंकल, आपको बिना मछली दिए हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। और आप नाराज क्यों होते हो? 300 रुपए ही दे दो, हम खुशी खुशी आपको मछलियाँ दे देते हैं। सोना अपनी बातों से ग्राहकों को मना लेती है। राम मछली पैक करके दे देता है और ग्राहक चला जाता है। अरे वाह मेरी बिटिया, तूने तो आज अच्छा दाम लगवा दिया। मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं 400 रुपए लगाऊंगा, लेकिन ग्राहक को चाहिए थी इसलिए मैंने 400 लगा दिए, वरना ये मछलियाँ तो 300 रुपए की ही है। हमें हमारी मेहनत की पूरी कमाई मिल गई और हमें कोई घाटा भी नहीं हुआ। माँ, अब जाकर बाकी दुकानदारों से कुछ सब्जियाँ खरीद लो। अब जब हमारे पास कुछ पैसा हो ही गया तो हम कुछ खा पी कर सोएंगे। देवकी खुश होकर कुछ सब्जियाँ खरीद लेती है और घर पहुंचकर सबके लिए खाना बनाती है और सब खाना पीना खाकर सो जाते हैं। रोजाना राम और देवकी नया काम ढूंढते और उन्हें जो भी काम मिलता वो काम करते। इस बारी फिर से उन्हें मजदूरी का काम नहीं मिलता और फिर वो उस नदी के पास पहुंच जाते हैं। हे भगवान, आज फिर से हमारा साथ दे देना, क्योंकि हमारे पास घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है और मैं अपनी बेटी को भूखा नहीं सुला सकता। ये बहुत बड़ा जुल्म होगा जो मैं अपनी बेटी पर करूँगा। इसलिए आपसे मेरी एक इच्छा है कि आप हमें आज कुछ मछलियाँ फिर से दे देना, ताकि हम उन्हें बेचकर कुछ खा पी सके। राम भगवान को याद करता है और फिर से मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालता है। तभी नदी में से आवाज आती है, राम, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि तुम बहुत मेहनती इंसान हो और तुम कभी भी ये काम करना पसंद नहीं करते जब तक तुम्हारी कोई मजबूरी ना हो। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ तब आते हो जब तुम्हें कोई भी काम ना मिले, वरना तुम यहाँ रोज मछुआरों की तरह आकर मछलियाँ पकड़कर आसानी से बेच सकते हो। लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, तुमने कभी भी इन मछलियों को बेवजह नुकसान नहीं पहुँचाया और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है और आप कौन हो? मेरे सामने तो आओ। मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। ये नदी जिसमें तुम मछलियाँ पकड़ रहे हो, मैं वही बोल रही हूँ। ये लो, मैं तुम्हें कुछ बीज देती हूँ। इन बीजों को अपने साथ ले जाओ और अपने आंगन में इन्हें उगाओ। इसमें तुम्हें तरह तरह की सब्जियों के बीज मिलेंगे और हर बीज से तुम्हें कुछ न कुछ बेचने को मिल ही जाएगा। क्या सच में आप हमारी मदद करना चाहती हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होती तो हमारा क्या होता? हम रोजाना मजदूरी करके पैसे कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने तभी आते हैं जब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं होता। राम उन बीजों को लेकर अपने परिवार के साथ घर पहुँचता है और अपने आंगन में उन्हें बो देता है। कुछ दिनों तक उनमें पानी डालता है और कुछ दिनों बाद ही वहाँ ढेर सारे पौधे उग जाते हैं और उनमें सुंदर चमकीली सब्जियां उग जाती है। इतनी चमकदार सब्जियां देखकर राम और उसका परिवार बहुत खुश होता है। राम सब्जियों के बड़े होते ही उन्हें बेचता है। बाजार में सबकी सब्जियों में से राम की सब्जियां बहुत सुंदर दिखती है और बहुत अच्छी चमकदार होती है। ये सब देखकर राम के दुकान के पास बहुत ज्यादा ग्राहक इकट्ठे हो जाते हैं। राम ये सब देखकर बहुत खुश होता है और राम अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रोजाना इसी तरह सब्जियां बेचता है। धीरे धीरे सब्जियां बेचते बेचते राम के पास ढेर सारा पैसा हो जाता है। मैं दिल से जादू नदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने आज हमारी बहुत मदद करी। उन्हीं की वजह से आज हमारे पास इतना सब कुछ इकट्ठा हो गया। अब हम अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ा भी सकेंगे। क्या सच में पिताजी, मैं सभी लड़कियों की तरह स्कूल में पढ़ने जा सकूंगी? अरे वाह, मेरी तो मौज हो गई। मैं भी अब स्कूल में जा सकूंगी और पढ़ लिख सकूंगी। देखना पिताजी, मैं आपका नाम रोशन करूंगी। हाँ मेरी बच्ची, स्कूल में पढ़ने लिखने जा सकेगी और वो हमारा नाम रोशन करेगी। नदी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें इतनी सारी खुशियाँ मिली है तो सिर्फ नदी की वजह से। उन्होंने हमें सब्जियों के बीज दिए और एक सही राह दिखाई, और वो बीज भी जादुई बीज थे जो इतनी जल्दी उग गए। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त के साथ साथ सोना सभी लड़कियों की तरह स्कूल में पढ़ने लिखने लगती है और समय के साथ साथ सोना स्कूल में एडजस्ट कर लेती है और पढ़ाई भी मन लगा कर करती है। वहीं दूसरी तरफ सोना के माता पिता सब्जियों का अच्छा व्यापार करने लगते हैं।
और उनकी सब्जियां शहर तक ट्रक में लोड होकर पहुंचती है, जिससे राम और देवकी को बहुत मुनाफा होता है। और धीरे धीरे राम अपने छोटे से घर को बड़ा घर बना लेता है और अब राम के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। राम के पास अब हर वो चीज होती है जो उसे चाहिए थी। राम अपने परिवार के साथ बहुत खुश होता है। राम के लिए अगर सबसे अच्छी बात थी तो ये कि उसकी बेटी स्कूल में पढ़ने जाने लगी, जो उसका और उसकी पत्नी का सपना था। सोना भी अपने स्कूल में बहुत खुश होती है और रोजाना बच्चों के साथ स्कूल पढ़ने जाती है। इस तरह राम का परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। बहुत समय पहले की बात है। सीता अपने माता पिता के साथ शहर के बॉर्डर के नजदीक एक समस्तीपुर गांव था, जहां सीता अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। सीता के माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन वो सीता को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहते थे और वो सरकार की दी हुई सारी फैसिलिटी के द्वारा अपनी बेटी को एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, जिसके चलते सीता रोज स्कूल जाया करती और स्कूल से वापस घर आया करती और घर आकर अपने घर के काम संभाला करती। फिर रात को अपने स्कूल का काम करती और फिर सो जाया करती। सीता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, जिसका अपना कोई सगा भाई बहन नहीं होता, जिसके कारण वो बहुत अकेला महसूस किया करती। सीता अपने भाई बहनों के बारे में सोचा करती। काश मेरे भी अपने सगे भाई बहन होते तो आज मैं किसी की भी परवाह ना करते हुए इस त्योहार को अपने घर में बहुत धूमधाम से मनाती। फिर ये गरीबी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। एक भाई होता तो वो मेरे पापा का काम में हाथ बटाता और बहन होती तो वो मेरे साथ खेलती और हम दोनों मिलकर मम्मी के काम में हाथ बटाते। सीता ये सब बड़बड़ा रही थी कि तभी उसकी माँ आती है और उसको अंदर ले जाती है। सभी सो जाते हैं और अगले दिन सीता को स्कूल जाना होता है। सीता सुबह सुबह बहुत खुशी से उठती है, क्योंकि अगले दिन रक्षाबंधन होता है, जिसके चलते वो अपनी क्लास में अपने बनाए हुए कुछ भाइयों को राखी बांधने के लिए धागा ले जाती है। और 2 घंटे बाद उनकी क्लास टीचर सभी बच्चों को प्रार्थना करने असेंबली हॉल में बुलाती है। आप सभी बच्चे नीचे असेंबली हॉल में चलो, वहाँ चलकर पहले प्रार्थना करना, उसके बाद अपने अपने भाइयों को अपने लाए हुए धागे बांधना और रक्षाबंधन सेलिब्रेट करना। सभी बच्चे नीचे पहुँच जाते हैं और नीचे प्रार्थना करते हैं। उसके बाद सभी अपनी अपनी राखियां अपने अपने भाइयों को बांधती हैं। सीता भी सभी की तरह अपनी राखी 2-3 लड़कों को बांधती है और उन्हें अपने भाई की तरह बहुत खुशी से मिठाई खिलाती है। उसके बाद सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी पास में खड़ी एक लड़की आती है और कहती है, तुम जैसे गरीब बहुत तेज तरार होते हो, तुम्हें सिर्फ एक धागा ही तो बांधना होता है, उसके बाद तुम्हारा मुंह बोला भाई तुम्हें गिफ्ट दे, यही तुम चाहती हो ना? नहीं नहीं, तुम ऐसे मुझे क्यों बोल रही हो? मेरे पास मेरा कोई अपना भाई नहीं है, इसलिए मैंने अपने 3 भाई बनाए और तीनों को राखी बांधी। मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ अपना रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रही हूँ। सीता की तरह क्लास में कुछ लड़की भी गरीब होते हैं और सीता उन्हीं लड़कों को राखी बांधती है, लेकिन फिर भी वो लड़की सीता को बिना बात पर सुनाकर चली जाती है। लेकिन सीता उसकी बात को थोड़ी देर बुरा मानती है, फिर वो भूल जाती है। सभी बहुत हंसी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और सीता अपने तीनों भाइयों से बातें कर रही होती है, क्योंकि क्लास की लड़कियां सीता से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि सीता एक बहुत ज्यादा गरीब लड़की होती है। लेकिन लड़कियों के ग्रुप से दूर बैठी सीता को देखकर टीचर कहती है, क्या बात है, तुमने लड़कियों का ग्रुप छोड़कर लड़कों से बात करना शुरू कर दिया? क्या तुम्हें लड़कियों के साथ बैठना पसंद नहीं? टीचर जी, मैं तो सबसे ही बात करती हूँ, लेकिन ये सब लड़कियाँ मुझसे बात करना पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं एक गरीब घर से हूँ। और ये तो दूर की बात है, बल्कि जिनको मैंने राखी बांधी है वो भी गरीब घर से हैं, क्योंकि अमीर लड़की तो मुझसे राखी ही नहीं बनवा रहे, क्योंकि मैं एक गरीब लड़की जो हूँ और मेरे पास बांधने के लिए सिर्फ एक मामूली सा धागा है। आजकल के ट्रेंडी बच्चों ने रक्षाबंधन का त्योहार पैसों से तोल लिया है,
क्या तुम सबको पता भी है कि एक समय था जब सिर्फ एक मामूली सा धागा बांध देने पर वो भाई अपनी बहन की इतनी रक्षा करता है कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। और आजकल के बच्चे तो देखो, गिफ्ट देना पैसे लेना यही सब सोचते हैं। कोई बात नहीं मैडम जी, जिन लड़कों को मैंने राखी बांधी है वो मेरी ही कैटेगरी के हैं और वो मुझसे राखी बंधवाकर बहुत खुश हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है क्योंकि मेरे अपने कोई सगे भाई बहन नहीं हैं। थोड़ी देर बाद छुट्टी हो जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और घर जाकर सभी अपने माता पिता को अपने लाए हुए गिफ्ट दिखाते हैं और बहुत सारी बातें बताते हैं। बाकी बच्चों की तरह सीता भी अपने माता पिता को सब कुछ बताती है क्योंकि सीता गरीब होने की वजह से कभी भी गिफ्ट नहीं पा सकती थी। लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार पर उसे एक गिफ्ट मिले थे और वो बहुत खुश थी। तभी उसकी माँ कहती है, मैंने तुझे कई बार समझाया था ना कि तू अगर मेरी इकलौती संतान है तो तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुंह बोले भाई भी सगे भाई से बढ़कर होते हैं। और देख ले, अब तुझे एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन तीन भाई मिल गए। हाँ माँ, मैं भी सोच रही हूँ कि कल रक्षाबंधन है तो मैं अपने गाँव के कुछ लड़कों को अपना भाई बना लूँ। हाँ बना ले बिटिया, तेरी जैसी बहन कहाँ होती है। अब शाम हो जाती है और अगले दिन रक्षाबंधन होता है। सीता हमेशा की तरह अपने हाथ में कुछ धागे लेती है और गांव में अपने पड़ोसियों के चाचा चाची के बच्चों को राखी बांधने जाती है। मैं तुझसे राखी नहीं बंधवाऊंगा क्योंकि मैंने स्कूल में 2 बहनें बना ली है और मैं बस 2 ही बहनों की रक्षा कर पाऊंगा। तेरी रक्षा अब कोई और ही उठा सकता है। मैंने स्कूल में 2 बहनों से राखी बंधवाई है और दोनों ने मुझे स्वीट से चॉकलेट खिलाई है। तुझसे राखी बंधवाकर मुझे क्या मिलेगा। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार होता है, इसमें तो भाई अपनी बहनों को कुछ ना कुछ देते हैं और अगर तू दे सके तो दे, वरना मैं तुझसे कोई जिद नहीं करती हूँ। मुझे सिर्फ भाई की जरूरत है, ना कि तेरे दिए हुए गिफ्ट और पैसों की। नहीं नहीं, मैं तो चॉकलेट खिलाने वाली बहन को ही गिफ्ट दूंगा और उसी से राखी बंधवाऊंगा। वो दोनों लड़के ही सीता से राखी बंधवाने से मना कर देते हैं और सीता उनकी बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वो परेशान होकर नदी के किनारे पहुंच जाती है। कोई भी मेरा भाई नहीं बनना चाहता। मेरी किस्मत कैसी है, ऐसी किस्मत से तो मेरा कभी भी पाला नहीं पड़ना चाहिए था। फिर पता नहीं मैंने कौन से बुरे कर्म करे थे जो मेरी किस्मत इतनी बुरी लिखी गई। काश मैं भी एक भाई की बहन होती तो मैं अपना रक्षाबंधन, भाई दूज ये सब उसके साथ मनाती। सीता ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी नदी में से जल देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं, चिंता मत कर बेटा, तेरी हर परेशानी, तेरी हर चिंता को मैं समझ चुका हूँ। जिस तरीके से तू दुख में इधर उधर भटक रही है और तू अपने भाई की चेष्टा कर रही है, मैं तुझे भाई तो नहीं दे सकता लेकिन मैं तेरा भाई बन सकता हूँ। ये ले, तू मुझे राखी बांध दे। सीता बहुत खुश हो जाती है और तुरंत अपने हाथ में रखा हुआ धागा उठाती है और फटाक से जल देवता के हाथ में बांध देती है, जिसके बाद जल देवता और सीता बहुत खुश होते हैं और जल देवता कहते हैं, बहुत प्रसन्न हुआ कि आज मैंने तुम्हें अपनी बहन बना लिया है और आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। और ये लो, मैं तुम्हें गिफ्ट में तुम्हारी मनपसंद एक सुंदर सी ड्रेस देता हूँ। अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है। अब मैं इस ड्रेस को पहनकर आगे आने वाले भाई दूज पर आपको इसी ड्रेस में गुलाब जामुन खिलाऊंगी। मुझे लग रहा है कि तुम बहुत खुश हो मेरे दिए हुए गिफ्ट से, लेकिन ये कोई मामूली गिफ्ट नहीं है। ये एक जादुई ड्रेस है। इस ड्रेस से तुम दुनिया की कोई भी चीज मांग सकती हो और ये ड्रेस तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। सीता जल देवता की ये सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत कुछ सोच लेती है कि उसे बहुत कुछ चाहिए। फिर वो अपनी ड्रेस घर लेकर जाती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। उसकी माँ भी सारी बातें सुनकर बहुत खुश होती है और खुशी से झूम उठती है। उसके बाद सीता अपने कमरे में जाकर उससे कहती है, हे जादुई ड्रेस, मुझे मेरे लिए एक सुंदर और बड़ा घर दे दो क्योंकि हमारी गरीबी की वजह से लोग हमें बहुत ज्यादा चिढ़ाते हैं और मेरे माता पिता की भी अब आराम करने की उम्र हो गई है।
सीता के इतना कहते ही जादुई ड्रेस में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और उसका छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाता है, जिसे देखकर सीता और सीता के माता पिता बहुत खुश होते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। अब सीता के पास कोई कमी नहीं होती। अब सीता को जो भी चाहिए होता सीता उस जादुई ड्रेस से कहकर मांग लेती और फिर अपनी जिंदगी के मजे उठाती, क्योंकि अब सीता के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी।